हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया था कि अभी निफ्टी जो है 24,900 तक का एक टारगेट दिख रहा था। अभी अगर हम बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 24,940 930 के आसपास लो लगा था। फिर वहाँ से जो क्लोजिंग आई है 960 970 के आसपास आई है। तो अभी इस वीक क्या क्या हो सकता है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद से अभी अगर देखें तो सैटरडे को HDFC बैंक का रिजल्ट आया था और फ्राइडे को रिलायंस का रिजल्ट आया था। दोनों के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो एक बार वो भी देखेंगे। उसके बाद से डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का कैंडल कैसा दिख रहा है, टेक्निकल्स पे कैसे दिख रहे हैं, वो भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखें, रिलायंस के रिजल्ट्स की बात करें तो जो इनका Q1 का रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट 6% से बढ़ा हुआ है। अगर मनी टर्म में बात की जाए तो 31.9 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू इस क्वार्टर में इन्होंने जनरेट किया है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से जो 2025 का जो Q1 था उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर हम जियो की बात करें, बेसिकली रिलायंस जो है वो, उसमें जियो भी आता है, रिलायंस इंडस्ट्री भी आता है, रिलायंस कंज्यूमर जो FMCG है वो भी आता है, रिलायंस एनर्जी हो गया। उसके बाद से अभी जो जियो का मीडिया है, जियो टीवी, जियो हॉटस्टार, ये भी आता है। तो इन्होंने मतलब अपने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स को अलग अलग तरीके से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उस पर थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं कि किस सेक्टर में इनके जो रेवेन्यू हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जियो से। अगर जियो के रेवेन्यू की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ है Q1 में। और जो कनेक्टिविटी का रेवेन्यू है, मतलब मार्केट शेयर की बात की जाए तो 45% से बढ़ा है। ठीक है, एबिटा की बात की जाए तो 52%। अगर इनके सब्सक्राइबर की बात की जाए तो 9.9 मिलियन नेट एडिशन है Q1 में। जून से बात की जाए तो जून में इनका 12.4 था, उसके बाद से दिसंबर में 15.9 हुआ। अभी जून 25 में इनका $20 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स थे जियो के। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो जून 2024 में 26,478 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 2025 आते आते ऑलमोस्ट 30,882 करोड़ के आसपास हो चुका है। अगर हम एबिटा की बात करें तो एबिटा यहाँ पे जून में ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का था, जो कि ऑलमोस्ट अभी जून 2025 में ये 56% से 17,300 करोड़ का हो चुका है। अगर हम ग्रॉस रेवेन्यू की बात करें तो 19% से ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा है। एबिटा की बात करें तो 33% से ग्रो हो रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 25% से। Q1 में ऑलमोस्ट इनका जो रेवेन्यू है वो 35,000 करोड़ का है और एबिटा जो है वो 18,000 करोड़ के आसपास हो जाता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, यानी कि नेट प्रॉफिट जो है, वो 7,110 करोड़ का है, 7,110 करोड़। अभी बात करते हैं इनके रिटेल सेगमेंट में, जैसे इनका जियो मार्ट हो गया, एजियो हो गया। ठीक है, तो रिटेल सेगमेंट में जो इनका ग्रॉस रेवेन्यू था 2025 में वो था ऑलमोस्ट 75,615 करोड़ का। अभी Q1 26 में की बात की जाए तो 84,171 करोड़ के आसपास है। ये जो ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर वो 11% से ग्रो हो रहा है। अगर एबिटा की बात की जाए तो 12.7% से ग्रो हो रहा है। इनकी अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो Q1 में इनका जो रेवेन्यू है वो 4,400 करोड़ का है, जो कि मतलब ऑलमोस्ट 2x हो गया है ईयर। अभी हमारा नेक्स्ट आता है जियो स्टार, जियो हॉटस्टार। तो इसके जो सब्सक्रिप्शन है उसकी बात करते हैं। इनका जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 29% के आसपास है। इनका जो Q1 में रेवेन्यू है वो है 9,600 करोड़ का। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 583 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट आता है इनका ऑयल एंड केमिकल्स। ऑयल एंड केमिकल्स की बात करें तो इनका जो Q1 में प्रॉफिट था वो 1,57,133 करोड़ के आसपास था, जो कि Q1 26 में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, क्योंकि अभी इजराइल ईरान का वॉर था, पाकिस्तान इंडिया का वॉर था, तो इस रीज़न से इस सेक्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। Q1 की बात करें तो 1,54,804 करोड़ के आसपास Q1 का रेवेन्यू है, 1.5% से डिक्लाइन है। तो अगर रिलायंस के Q1 के रिजल्ट्स को समराइज किया जाए तो रिलायंस का जो मेन प्रॉफिट है वो एशियन पेंट के सेल की वजह से हुआ है और ऑलमोस्ट वहाँ पे 2.73 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है वो जंप हुआ है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो 6% से ग्रोथ कर रहा है। अभी बात करते हैं HDFC बैंक के Q1 रिजल्ट के बारे में। तो एवरेज डिपॉजिट्स की बात करें तो 26,576 बिलियन रुपीज़ के आसपास है और इसका जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 16.4% है। अगर Q1 Q रिजल्ट्स देखें तो 5.1% से ग्रो करा है।
एवरेज एडवांस अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 27,423 करोड़ के आसपास है। वहीं पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो 8.3% के आसपास है। अगर Q1 की बात करें तो 1.7% से ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 182 बिलियन के आसपास है, बिलियन रुपीज़ में। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 3.5% से ग्रो करा है। यहाँ पे अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 314 करोड़ के आसपास आ जाता है। और इनका नेट रेवेन्यू जो है वो 531 के आसपास है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 181.6 है। Q1Q की बात करें तो 3.1% से ग्रो हो रहा है। वहीं ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 12.2% से ग्रो हो रहा है। अगर हम एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एडवांसेस जो है इनका ईयर ऑन ईयर 1649 और 1879 के आसपास है। डिपॉजिट्स की बात करें तो 3850 के आसपास है। इक्विटी रिजर्व 639 के आसपास है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 3870 का। नेट रेवेन्यू की बात की जाए तो 2024 Q4 में 473 बिलियन रुपीज़ का इनका नेट रेवेन्यू था। और Q1 में की बात की जाए तो 532 के आसपास है, 532 बिलियन रुपीज़। अगर इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो Q4 2024 में 291 बिलियन रुपीज़ का था, जो कि अभी बढ़ के 314 के आसपास हो चुका है। ये Q4 जो लास्ट ईयर का रिजल्ट आया था वहाँ पे 321 का था, यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 बिलियन रुपीज़ का डिक्लाइन देखने को मिला है Q1 के रिजल्ट में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात की जाए तो Q4 2024 में 180 CR का था, बट अभी अगर देखें तो ऑलमोस्ट 174 CR का हो चुका है। यानी कि ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें इन्होंने थोड़ी सी कमी की है, मतलब ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 6 बिलियन रुपीज़ के आसपास। इनकी अगर एनपीए की बात की जाए तो 24 में ऑलमोस्ट इनका 1.3% के आसपास था, जो कि अभी बढ़ के 1.4% हो चुका है, यानी 0.1% से बढ़ा हुआ है। इनकी जो सब्सिडरीज है जैसे HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उनका जो है स्टेक ऑलमोस्ट 74.1% है। अगर हम Q1 के रिजल्ट की बात करें तो 14.3% से ग्रो कर रहा है, ऑलमोस्ट 1093 बिलियन रुपीज़ के आसपास ग्रो कर रहा है। नेट मार्जिन नेट इंटरेस्ट की बात करें तो 7.7% से। इंश्योरेंस HDFC लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इनका जो प्रीमियम है, आई मीन नेट इनकम कहा जाए तो 145 बिलियन रुपीज़ से बढ़ा है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 16% से ग्रो कर रहा है। HDFC AMC की बात की जाए तो इनका जो AUM है वो ऑलमोस्ट 8.3 ट्रिलियन रुपीज़ का हो चुका है, और इसका जो मार्केट शेयर है 11.5% से ग्रो कर रहा है। फिर आता है इनका नेक्स्ट HDFC सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। अगर इसकी बात करें तो 7.1 मिलियन कस्टमर्स सर्व करते हैं ये, 131 ब्रांचेज हैं अक्रॉस 105 सिटीज़। अगर हम नेट रेवेन्यू की बात करें तो 7.3 बिलियन रुपीज़ के आसपास इनका रेवेन्यू है। अगर वहीं हम ग्रोथ की बात करें तो 11% से ग्रो कर रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2.3% इनका नेट प्रॉफिट है। अगर हम कंसोलिडेटेड इनकम की बात करें तो जो इनका नेट रेवेन्यू है वो Q1 में 853 बिलियन रुपीज़ के आसपास है। और अगर हम इनका प्रीवियस देखें जैसे Q1 2025 की बात करें तो 724 के आसपास था। अगर प्रॉफिट देखें तो 208 बिलियन रुपीज़ के आसपास है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 8.3 के आसपास है। अगर कंसोलिडेटेड देखें तो 1.3% से बढ़ा है इनका। तो अगर वन वर्ड में समराइज़ किया जाए तो रिलायंस और HDFC के जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, और ये मार्केट को मूव करा सकते हैं ऊपर की साइड में। तो आइए एक बार निफ्टी, HDFC बैंक और रिलायंस के चार्ट्स देखते हैं। तो अगर हम रिलायंस की बात, आई मीन निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 24,968 के आसपास क्लोज हुई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और अभी देखें तो डाउन साइड, अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो डाउन साइड ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। बट अभी क्या है कि अभी जैसे रिलायंस और HDFC के रिजल्ट्स अच्छे आए तो ये मार्केट को मूव करा सकते हैं ऊपर की साइड में। तो अभी अगर हम कल के दिन की बात करें तो कल क्या हो सकता है, आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक बार। वेट सेकेंड। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो लास्ट टाइम हमने बताया था कि 24,880 से 900 के आसपास एक सपोर्ट हो सकता है, और कल के दिन भी हमारा सपोर्ट यही रहेगा 24,880 के आसपास, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा रहेगा ऊपर की साइड में, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। अगर इन केस ये ब्रेक होता है, वैसे तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर 24,700 के आसपास अपना सेकेंड सपोर्ट रहेगा। फिर आते हैं ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो इसका पहला रहेगा वो कहीं ना कहीं 25,150 से 25,100 के आसपास रहेगा। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा अपना। और अगर हम सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें, मतलब कल या फिर इस वीक, तो ये रहेगा सेकंड रेजिस्टेंस 24,250 के आसपास।
फिर आता है अपना 24,380 से 400 का लेवल, मतलब ये 3-4 दिन 5 दिन में अगर जाता है तो। बट मार्केट की अगर बात करें ना, तो अगर निफ्टी इस जोन से उठना स्टार्ट करता है तो एक बार यहाँ से इस लेवल पे रिजेक्शन आ सकता है। अगर इस लेवल को इजीली ब्रेक कर जाता है निफ्टी, फिर हमें 350 से 380 400 के लेवल पे एक रिजेक्शन दिखेगा। तो आने वाले टाइम में अगर 2-3 दिन 4 दिन मार्केट पॉजिटिव रही तो हमें 25,400 25,500 का लेवल देखने को मिल सकता है, और फिर वहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। फिर हो सकता है कि मार्केट एक बार फिर से 250 25,300 पे दिख जाए। तो अभी डाउन साइड बहुत कम चांसेस हैं कि 24,880 के आसपास जाए, बट अगर यहाँ पे जाता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बना है, तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो लास्ट टाइम यहाँ से गिरा था, ऑलमोस्ट 1550 के आसपास से फॉल हुआ था। वो भी एक न्यूज़ आई थी कि जियो का जो आईपीओ आने वाला था उसमें थोड़ा सा डिले हो गया। इस रीज़न से मार्केट में ऑलमोस्ट अगर हाई से देखें तो 75 पॉइंट्स गिर चुका है। तो यहाँ से अगर रिवर्सल होता है तो सबसे पहला टारगेट इसका रहेगा 1490 से 1500 का लेवल। ठीक है, ये लेवल दोनों रहेंगे 1490 1500। अगर 1500 का लेवल इजीली ब्रेक हो जाता है फिर अपना आएगा 1520 से 1540 का लेवल। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे 1460 से 1465 के आसपास एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर 1460 का रहेगा तो बेटर रहेगा। 1460 पे एक ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से इस जोन से था, फिर यहाँ पे था, तो 1460 का एक ठीक ठाक सपोर्ट है। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखें तो ठीक ठाक एक सपोर्ट बनाता हुआ इस ट्रेंड लाइन पे दिख रहा है। और लास्ट फ्राइडे की बात करें तो ऑलमोस्ट 95 96 के आसपास से रिजेक्शन आया था। अगर 3 दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट ये भी 70 पॉइंट के आसपास गिर चुका है। तो यहाँ पे अगर रिवर्सल कैंडल आता है तो सबसे पहला जो टारगेट रहेगा इसका वो इस जोन पे रहेगा 1980 के आसपास। और अगर 1980 का लेवल इजीली ब्रेक हो जाता है फिर 2000 और 2020 के आसपास इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा, क्योंकि ये लेवल काफ़ी यहाँ से रिजेक्शन आ रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो काफ़ी ठीक ठाक एक टाइम पे रिजेक्शन आया था, यहाँ से आया था, फिर यहाँ से आया था, उसके पहले भी यहाँ से, फिर ऑलमोस्ट इस जोन से आ गया था। तो 2020 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये इजीली ब्रेक हो जाता है तो फिर 2040 2060 तक इजीली जाएगा। अगर हम ADR की बात करें तो HDFC बैंक का जो ADR है वो फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट 1.13% नेगेटिव के साथ क्लोज हुआ था। तो अगर ADR नेगेटिव रहता है वहाँ पे तो फिर इसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो हाल फिलहाल में विप्रो के साथ हुआ था, इवन इन्फोसिस के साथ भी हुआ था कि इन्फोसिस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, बट ADR डाउन था। ADR डाउन होने की वजह से इन्फोसिस बैंक भी बहुत बुरे तरीके से पिटा था। तो अभी देखना पड़ेगा कि HDFC बैंक का ADR कैसे रहता है, क्योंकि अगर देखें तो एक्सिस बैंक का रिजल्ट्स बहुत बेकार आया था, ADR डाउन था। उसके बाद से ICICI बैंक के रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, आई गेस विप्रो का भी रिजल्ट आया था। तो इनके अगर बैंकिंग स्टॉक के ADR देखें ना तो नेगेटिव है। इस रीज़न से बहुत से लोगों को लग रहा था कि बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो इस बार कुछ खास नहीं आएंगे इस क्वार्टर के पर्टिकुलरली, बट अभी HDFC बैंक का ठीक है। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट जो बैंक्स के रिजल्ट्स आने हैं वो कैसे आते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।